हेलो दोस्तों, आपका एम एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन में आज हम कुछ एग्जांपल लेके आए हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे और उससे हमें केमिकल रिएक्शन का कुछ आइडिया लगेगा। तो पहला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। ओके, तो जब हम दूध को गर्मियों के दिनों में बाहर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, तब एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर होती है बिटवीन लैक्टोज। लैक्टोज वो शुगर है जो मिल्क में पाई जाती है, और वो लैक्टोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, विच मेक द होल मीडियम इन एसिडिक। और हमें पता है कि एसिड जो है वो खट्टे होते हैं, तो ये पूरे मिल्क को खट्टा कर देंगे, सोल कर देंगे। ओके, और हमने देखा इस पूरी रिएक्शन में कि मिल्क जो है उसका पूरी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई, जिससे हमें पता चला कि यहाँ पे कोई ना कोई एक केमिकल चेंज हुआ है। तो केमिकल चेंज हमें यहाँ देखने को मिला, जो कि केमिकल रिएक्शन को बताता है। अब जो केमिकल रिएक्शन का जो अगर हम यहाँ पे बेसिक एक डेफिनेशन अगर देखें इससे, तो क्या होगा कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। मतलब कि जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस था और जो बाद में बन गया, जो बाद में बना जो वाला सब्सटेंस है, उसकी प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनल वाले सब्सटेंस से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। और जब ये ऐसा हो जाए तो वो केमिकल चेंज कहलाता है, और केमिकल चेंज हमें केमिकल रिएक्शन बताता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। ये सभी एग्जांपल वैसे केमिकल चेंज के रिलेटेड ही हैं। जैसे यहाँ पे आयरन जो है वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट के टच में आता है तो रस्ट लग जाता है, तो रस्ट भी, आयरन से रस्ट बनने की प्रोसेस भी एक केमिकल चेंज ही है। ऐसे ही ग्रेप्स वाला देखो, ग्रेप्स जो है, ग्रेप्स के अंदर भी शुगर होती है, और वो शुगर जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, फर्मेंटेशन में यीस्ट इन्वॉल्वमेंट में आता है। यीस्ट जो है हेल्प करता है फर्मेंटेशन में, जिससे जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस बन रहा है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट है। यही केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है, जो कि ये सारे एग्जांपल फॉलो कर रहे हैं। अब फूड इज़ कुक्ड, जब फूड जो को हम पकाते हैं तो उसमें भी केमिकल चेंज देखने को मिलता है। जब हम खाना बनाते हैं तो जो रो मटेरियल था उसका स्वाद खाना बनने के बाद जो स्वाद होता है उसमें चेंज होता है। सो ऑब्वियस, ये तो सबको पता है। ऐसे ही अगला वाला एग्जांपल देखो, जिसमें फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। अब हमें ये पता है कि खाना जो हम खाते हैं वो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, फिर वो पेट स्टमक के थ्रू डाइजेस्ट होता है, एसिड के थ्रू HCl वगैरह पेट के अंदर रिलीज होते हैं, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, फिर वहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर पहुँचता है खाना। ये सब प्रोसेस चलती रहती है। तो इन सभी प्रोसेस के अंदर केमिकल चेंज देखने को मिलता है। ऐसा ही वी रेस्पायर, जो हम रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो जैसे हमने सांस ली तो सांस लेने के बाद ऑक्सीजन लंग्स तक पहुँची, लंग्स के बाद एल्वेलाई के थ्रू ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिफ्यूज़ हो गई ऑक्सीजन। फिर वो ऑक्सीजन जो है वो हर सेल यूज़ करता है, फिर हर सेल ऑक्सीजन का यूज़ करने के बाद CO2 फिर से ब्लड स्ट्रीम को देता है, जिससे हम एक्सहेल करते हैं तो CO2 बाहर। इन सब चीज़ों में केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। तो केमिकल रिएक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन है कि ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। जो लास्ट वाला एग्जांपल देखा, जिसमें हमने ऑक्सीजन इनहेल किया और बाहर आया हमने एक्सहेल किया CO2, कम्प्लीटली डिफरेंट। तो यहाँ से मुझे लगता है कि केमिकल रिएक्शन की बेसिक डेफिनेशन आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हमने यहाँ पे देखा है कि इट इज़ अ चेंज इन ए केमिकल सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। देखो ये Mg जो मैंने यहाँ लिखा है मैग्नीशियम, ये MgO में बदल गया, कम्प्लीटली डिफरेंट है। और MgO की केमिकल प्रॉपर्टीज़ Mg से कम्प्लीटली डिफरेंट है। और ये तो डेफिनेशन हो गई। और जो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन में जो एक बात हमें ध्यान रखने की है कि जितनी भी हम केमिकल रिएक्शन आगे पढ़ेंगे उन सब में हम दो चीज़ देखेंगे, एक तो होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट।
रिएक्टेंट वो होते हैं जो टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो रिएक्शन ली हुई है जिसमें मैग्नीशियम सॉलिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, जिसमें मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं। और जो इन दोनों के रिएक्ट होने के बाद जो बन रहा है, मतलब कि प्रोड्यूस एज ए रिज़ल्ट जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में देखा। जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स, जो प्रोड्यूस एज ए रिज़ल्ट हो रहे हैं उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। जैसे कि हमने देखा कि मैग्नीशियम जो है वो MgO में कन्वर्ट हो गया, तो मैग्नीशियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है MgO की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया है केमिकल रिएक्शन का, कि केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन में कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनल सब्सटेंस से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा कि जो भी हम रिएक्शन लिख रहे हैं इन सब में जो एटम्स टेक पार्ट कर रहे हैं इन केमिकल रिएक्शन में, उनका नंबर रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट की साइड दोनों सेम है। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, रिएक्टेंट के साइड 2 mg हैं और वहाँ प्रोडक्ट की साइड भी 2 mg है। रिएक्टेंट के साइड 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड एटम्स की संख्या बराबर हो तो उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स हम और आगे करेंगे कि अगर मान लो कोई इक्वेशन ऐसे जो कि बैलेंस नहीं है उसे बैलेंस कैसे करें, तो उसके एक बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास। अगर वो आपको चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रोवाइड जरूर करवा देंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसके बारे में। तो हमने यहाँ पे देखा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमने देखी, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हमने देखी। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसको हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है पाउडर की फॉर्म में। तो इस रिएक्शन के से एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि इस रिएक्शन को करते समय हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि मैग्नीशियम रिबन पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर, सरफेस लेयर बन जाती है, जिसके कारण वो डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करते हैं, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो सरफेस लेयर है वो वहाँ से हट जाए, जिससे और हम एक्सपेरिमेंट को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। जैसे कि आप यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन देख पा रहे होगे, ये रहा मैग्नीशियम रिबन। जब इसको सैंड पेपर से रब कर देंगे उसके बाद में जब इसको हीट करेंगे तो ये डेजलिंग सी फ्लेम देगा और ये पाउडर्ड फॉर्म के अंदर MgO में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। इसके बाद में हम ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एक केमिकल रिएक्शन की, जो कि मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं, जिसमें चेंज इन स्टेट है कि अगर रिएक्टेंट में अगर सॉलिड है तो लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस में हो जाएगा। ऐसे ही चेंज इन कलर है कि रिएक्टेंट में कलर कुछ और है, प्रोडक्ट में कलर कुछ और हो गया है। इवोल्यूशन ऑफ गैस है, जिसमें प्रोडक्ट में हमें बहुत सारी गैसेस लिबरेट होती हुई दिखेंगी। और यहाँ पे हम चेंज इन टेम्परेचर का केस देखते हैं, जिसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को पढ़ेंगे। और 5वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखते हैं फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि रिएक्टेंट के अंदर जो स्टेट होती है, रिएक्टेंट्स की जो स्टेट होती है वो प्रोडक्ट में हम जब जाएंगे तो चेंज हो जाएगी। और स्टेट हमें पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 ही होती हैं। कि अगर मान लो रिएक्टेंट अगर सॉलिड है तो प्रोडक्ट में जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसके मैंने एग्जांपल लिए हैं, जैसे अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस और HCl गैस जब रिएक्ट करते हैं तो हमें NH4Cl बना के देते हैं। NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक साल्ट है जो कि सॉलिड फॉर्म में हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि चेंज इन स्टेट हुआ है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। हमने रिएक्टेंट में देखा, रिएक्टेंट में जो स्टेट है वो बोथ साइड गैस है। जैसे ही हम प्रोडक्ट में गए तो वो सॉलिड हो गया।
ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो कि कार्बन है, कार्बन सॉलिड है, ओके, वो रिएक्ट कर रहा है सल्फ़र के साथ, वो भी सॉलिड है, ओके। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कार्बन सल्फाइड बनाते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म होता है, ये लिक्विड सॉल्यूशन होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है। तो हमने यहाँ देखा कि कार्बन सॉलिड है, सल्फ़र सॉलिड है, और जो प्रोडक्ट हमारे सामने आ रहा है वो लिक्विड है। तो चेंज इन स्टेट भी हमें केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलता है। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, चेंज इन कलर, मतलब रिएक्टेंट्स के अंदर अगर हम देखेंगे कुछ और कलर होगा और प्रोडक्ट के अंदर कुछ और कलर हमें देखने को मिल सकता है उस सॉल्यूशन का या फिर उस रिएक्टेंट का। तो यहाँ पे हम देखो चेंज इन कलर फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेड ब्राउन फेरिक ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे आप रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन में देख रहे होंगे कि फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का है, उसको जब हम हीट देंगे तो फेरिक ऑक्साइड जो कि रेड ब्राउन कलर के कलर में चेंज हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे गैसेस रिलीज होंगी, SO2 और SO3, ओके। अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें हम आयरन को रिएक्ट करवा रहे हैं विद कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू होता है, ठीक है। तो अब ये ब्लू कलर जो है आयरन के साथ में रिएक्ट करने के बाद ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्रीन कलर किसके कारण होगा, क्योंकि रिएक्टेंट बन जाएगा FeSO4। तो हमारा सेकेंड एग्जांपल है जिसमें आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है FeSO4 सॉल्यूशन विद कॉपर सॉलिड, ओके। जहाँ पे हम इस सेक्शन में देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का है, मतलब रिएक्टेंट में जो कलर है वो ब्लू है। जब उसको प्रोडक्ट में जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे FeSO4 में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि हमने रिएक्शन करवाई है आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ, जिसके कारण FeSO4 बना प्रोडक्ट में और उसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया। तो हमने यहाँ से देखा कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन था पहले, अब वो ग्रीन कलर का हो गया, मतलब कि चेंज इन कलर हुआ फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो हम यहाँ से दो एग्जांपल देखें, दो करैक्टरिस्टिक देखी हैं केमिकल रिएक्शन की, जिसमें पहले हमने देखी चेंज इन स्टेट, जिसमें स्टेट चेंज हो रहा था फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ऐसे ही हमने चेंज इन कलर देखा फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो ऐसे ही हम आगे की करैक्टरिस्टिक को देखते हैं, जिसमें तीसरे नंबर पे आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कि जब हम किसी भी एक रिएक्शन को जब देखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 4 एग्जांपल लिए हुए हैं, तो उसमें प्रोडक्ट में गैस लिबरेट होगी। तो जो पहला एग्जांपल जो हम ले रहे हैं, जिसमें जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये बन जा रहा है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे बाहर रिलीज़ हो रही है। वैसे ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल बन सकती है, क्योंकि इसमें हीट भी रिलीज़ होती है। तो हमने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखा जिसमें जिंक मेटल है, ये एक एक्टिविटी है जो कि हम आगे देखेंगे, तो उसको वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे बनाएंगे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विकलाइम भी बोलते हैं, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की गैस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सारी रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। यहाँ पे हमने देखा कि AgCl जो कि सॉलिड है, सॉल्ट है, उसको हम सनलाइट में रखते हैं तो ये सिल्वर प्लस में क्लोरीन गैस लिबरेट कर देता है। ऐसे ही नीचे लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, उसको हमने हीट किया तो वो PbO सॉलिड, नाइट्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो रही है। तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी में बेसिकली हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसमें बहुत सारे चेंज हमने देखने को मिलते हैं, जिसमें स्टेट का चेंज हो गया, कलर का चेंज हो गया, किसी में गैस रिलीज़ हो रही है, किसी में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, किसी में PPT बन रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं।
तो उसी हिसाब से हमने उसके करेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहे हैं, देखते जा रहे हैं, अलग अलग रिएक्शंस को कैटेगराइज करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिए हैं, तो उनको आप नोट डाउन कर लो कैसे भी, जैसे भी। चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, जिसमें चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर में हमें यहाँ दो नाम देखने को मिलेंगे, जो कि एक तो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट रिलीज़ हो, मतलब अगर हम वो रिएक्शन करवाएंगे तो उस रिएक्शन के दौरान हमें वहाँ हीट रिलीज़ होती हुई दिखेगी तो कैसे, मतलब हमें महसूस होगा। जिस भी वेसल्स के अंदर वो रिएक्शन कैरी आउट की जा रही होगी, उस वेसल का एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा। जैसे कि जो हमने फर्स्ट रिएक्शन की थी इवोल्यूशन ऑफ गैस में, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें ZnSO4 बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। तो जिस भी टेस्ट ट्यूब में हम ये रिएक्शन करते हैं ना, तो उस टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। मतलब मेन बात यह है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है, और इसी के कॉन्ट्रास्ट में जो एक दूसरा नाम हमने यहाँ देखा है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंस है जो आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, वो ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, किंतु एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है, उन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं जिन रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हमें अपने आप से उसको हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, हमें अपनी तरफ से हीट देनी पड़ती है उसको। अब जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जब आप पहला पॉइंट देखोगे जिसमें NH4Cl सॉलिड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो हमें ऐसे रिएक्ट नहीं हो रहा है कि हमने अमोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ मिक्स किया तो रिएक्शन हो गई। अब ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए कुछ हीट चाहिए, और वो हीट हम एक्सटर्नली प्रोवाइड करेंगे, तब जा कर के ये अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनेगा। नहीं तो ये अमोनियम क्लोराइड का जो साल्ट है वो पानी में ऐसे ही पड़ा रहेगा, हमें इसको हीट करना पड़ेगा, तब जा कर के NH4Cl इस पानी के अंदर घुलेगा। यहाँ पे हमने NH4Cl के आगे एक्वस लिखा है। अभी इस एक्वस का मतलब ये है कि वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है, मतलब सॉल्यूशन बन चुका है उसका, सेपरेटली नहीं है। अगर मैं कहूँ NaCl प्लस वाटर अगर मैं करता हूँ तो NaCl एक्वस हो जाएगा। पानी में अगर हम नमक घोलेंगे तो नमक पानी में घुल जाएगा ना, तो उसमें जब नमक पानी में घुल गया तो उसको बोल देंगे NaCl एक्वस। ऐसे हमने यहाँ पे देखा एंडोथर्मिक वाले में, और उसमें हमें कोई हीट नहीं देनी पड़ती है NaCl वाले में, किंतु मैं यहाँ इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए यहाँ पे हमें इसको हीट देनी पड़ेगी। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगी जब रिएक्शन कैरी आउट हो रही होगी अपने आप ही, और एंडोथर्मिक में हमें हीट देनी पड़ेगी अपनी तरफ से, तभी वो रिएक्शन प्रोसीड होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के, जिसमें एक्सोथर्मिक में हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, क्विक लाइम को पानी के साथ रिएक्ट करवाया है, तब हमारे पास क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन में। ऐसे ही ग्लूकोज है, C6H12O6 एक ग्लूकोज है, उसको हमने ऑक्सीजन दी, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, जिसमें ग्लूकोज जो है हमारे सेल के पास होता है, खाना जो है वो ग्लूकोज की यूनिट में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है, वो खाना जो है ये ग्लूकोज सेल के पास होता है। अब ये सेल जो है इस ऑक्सीजन को यूज़ करेगा इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ठीक है। अब ये टूटेगा ग्लूकोज टूटेगा CO2 प्लस 6H2O और एनर्जी, जो ये एनर्जी है वो हम यूज़ कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हम एक्सहेल कर देते हैं, और पानी हमारे शरीर को चाहिए होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा जिसमें दोनों में हीट रिलीज या एनर्जी रिलीज हो रही है, और एंडोथर्मिक में हमें हीट जो है देनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे देखा। अब मेल्टिंग ऑफ आइस, अब मेल्टिंग ऑफ आइस कैसे होता है, अब जो आइस है वो सराउंडिंग की हीट लेगा, ठीक है, सराउंडिंग की हीट लेगा, उसको एनर्जी
चाहिए, तो वो एनर्जी लेगा और फिर वो आगे प्रोसीड होगा, तभी वो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होगी। ऐसे इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वेपर, ये इवेपोरेशन की प्रोसेस जो है जिसमें वाटर जो लिक्विड फॉर्म के अंदर है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि वाटर जो है वो सराउंडिंग की हीट लेता है, तब जा कर के वो इवेपोरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सब तीनों वाले पॉइंट में NH4Cl मेल्टिंग ऑफ आइस और इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर में तीनों में ही हीट जो है उस रिएक्शन को चाहिए कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें पीपीटी फॉर्म होती है प्रोडक्ट में। तो पीपीटी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, जो कि प्रेसिपिटेट होता है इनसोल्यूबल, जो सोल्यूबल ना हो, रिएक्शन में अलग से ही दिखेगा वो हमें। तो इसमें हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जिसमें हमने पहला एग्जांपल सबसे, इस पे तो एक्टिविटी भी है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसमें पहली जो रिएक्शन है वो खुद एक्टिविटी है एनसीईआरटी में, तो इसको तो हम देख लेंगे। बाकी यहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है, जो आपको ये पिक्चर दिख रही है इसमें जो येलो कलर का जो सब्सटेंस आपको दिख रहा है वो एक्चुअली में पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है इस रिएक्शन का, जो कि येलो इन कलर है, दिख रहा होगा आपको, अलग से ही दिख रहा होगा वो। तो जो येलो इन कलर है वो है PbI2, लेड आयोडाइड इस रिएक्शन का प्रेसिपिटेट है। और ये प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये सोल्यूबल नहीं होते। ओके, तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि लेड नाइट्राइड का सॉल्यूशन एक बीकर में लिया हुआ है, दूसरे बीकर में हमने पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया हुआ है। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे हम, तो हमें PbI2 लेड आयोडाइड का पीपीटी हमें देखने को मिलेगा। ऐसे ही हम नीचे AgNO3 सिल्वर नाइट्राइड का जो सॉल्यूशन है उसको हम NaCl के सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट कराएंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, तो हमें AgCl सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जो एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की, इसमें कुछ खास नहीं है, बस केवल प्रेसिपिटेट बनता है जो कि हमें रिएक्शन में अलग से दिख जाता है कि प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। और पीपीटी का हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, जो कि आपको स्पष्ट यहाँ दिख रहा होगा, अलग से येलो कलर का सब्सटेंस वो PbI2 है, जो बीकर में है वो लेड नाइट्राइड का सॉल्यूशन है, और जो ऊपर जो बीकर से हम जिसमें सॉल्यूशन को मिला रहे हैं वो इसमें पोटासियम आयोडाइड है। तो ये वो एक्टिविटी है जिसमें मैंने आपको बताया था, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस का रोल भी आ रहा है, दोनों आ रहा है। अच्छा, तो इस रिएक्शन में आप देख रहे होगे कि एक साइड तो जिंक है और उस टेस्ट ट्यूब में है सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डाइल्यूट है। जैसे ही हम जिंक को इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो आप देख रहे हो कि तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है इसमें, और इस टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, बहुत गर्म हो जाती है टेस्ट ट्यूब। और ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा विगोरस है कि बहुत ख़तरनाक रिएक्शन है, इसलिए हम यहाँ पे जो रिएक्शन में जो एसिड है वो डाइल्यूट लेते हैं, कंसनट्रेटेड नहीं लेते। जब भी हम ये लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम इसमें हमेशा H2SO4 डाइल्यूट ही लेते हैं, ताकि रिएक्शन का जो विगोरसनेस है वो ज़्यादा ना हो, ताकि किसी को चोट ना लग जाए। तो हमने यहाँ पे देखा है कि जिंक मेटल को हमने एसिड, यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिया है एसिड में, HCl और H2SO4। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि दोनों एसिड से रिएक्शन करा के देखी जिंक की, तो यहाँ दोनों में H2 गैस जो है लिबरेट हुई है और प्लस में यहाँ पे हीट भी लिबरेट होती है। ठीक है, तो दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ हो रही है। तो आप इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाले कैरेक्टरिस्टिक में भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको इवोल्यूशन ऑफ गैस वाले कैरेक्टरिस्टिक में भी इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ हीट सो दैट द फ्लास्क बिकम हॉट एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। आई होप कि इतना डिफिकल्ट तो नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, जिंक को एक एसिड के अंदर डाला है जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के साथ साथ में उस रिएक्शन का जो एनवायरनमेंट जो हीट है वो भी बढ़ गया है। ठीक है, इसलिए हम इसको दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स में यूज़ कर सकते हैं, एंडोथर्मिक वाले में भी और इवोल्यूशन ऑफ गैस वाले में भी। आगे चलते हैं एक्टिविटी 1.2, जिसमें मैंने ये बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें पीपीटी वाली रिएक्शन थी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें जो हमने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाया, जिससे हमें मिला PbI2। ये इंसोल्यूबल पीपीटी है। पीपीटी हमेशा इंसोल्यूबल ही होती है, ओके, तभी वो पीपीटी है। प्रेसिपिटेट मतलब कि जो नहीं घुला है, प्रेसिपिटेट हो गया है, ठहर गया है नीचे, ओके। इसमें क्या होता है कि वाइट लेड नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है उसको हम रिएक्ट कराते हैं वाइट पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से टू फॉर्म लेड आयोडाइड, जो कि इंसोल्यूबल इन वाटर है। आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन हमने इससे पहले पढ़ा है केमिकल रिएक्शन। हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा जिसमें हमने ये बताया कि ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल वन। मतलब कि जो हमने ओरिजिनल सब्सटेंस लिया है उसके बाद में जो प्रोडक्ट में जो सब्सटेंस हमें मिला है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो रिएक्टेंट में जो सब्सटेंस हमने लिया था उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हमने बहुत से केमिकल्स यूज़ किए हैं जो रिएक्टेंट में फिर प्रोडक्ट में हमें कुछ मिला है। तो ये जो सारी प्रोसेस हमने की है उसको बताने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हैं। अब इस चीज़ को बताने के लिए हम जो है दो तरीके से बता सकते हैं उसको। क्या? एक तो वर्ड्स की फॉर्म में कि हम डिस्क्राइब कर दें कि क्या रिएक्शन हो रही है, पर वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम जो है केमिकल फॉर्मूला का यूज़ करते हैं कि हम जो सब्सटेंस लिया है हमने उसका केमिकल फॉर्मूला हम लिखें और केमिकल फॉर्मूले के साथ पूरी रिएक्शन को नोट डाउन कर दें, जिससे हमें जल्दी से समझ आ जाएगा वो चीज़। जैसे कि इसमें हमने बताया हुआ है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन एक सेंटेंस में अगर हम लिखें तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम इसको कंसाइज फॉर्म में लिखने के लिए केमिकल फॉर्मूले का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो एक केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन अगर हम कहीं भी देखते हैं, जो भी हम ये देख रहे हैं MgO2 को हीट कर रहे हैं, MgO बन गया है, ये कंप्लीट ये केमिकल इक्वेशन है। अभी केमिकल इक्वेशन जो है इसको हम पढ़ने के बाद केमिकल रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाते हैं। हमें केमिकल रिएक्शन पता चल जाता है कि हाँ कौन किससे रिएक्ट कर रहा है, कौन रिएक्टेंट में है, कौन प्रोडक्ट में है, क्या क्या चीज़ें इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुई हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिखा है, ये ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल हीट का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब इस रिएक्शन में हम हीट कर रहे हैं। ऑक्सीजन है, गैस है। इसमें हमने जितनी भी रिएक्शन पहले ही पढ़ी हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं, उन सब में हमने यहाँ पे सॉलिड, गैस, ये Mg के बगल में S लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के बगल में G लिखा हुआ है, ऐसे Mg के बगल में S लिखा हुआ है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें रिएक्शन को और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाती हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी हमने रिएक्टेंट में लिया है वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, जिस भी कंप्लीट हमें उस प्रोसेस के बारे में पता चल जाता है। एक केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देती है। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ इफ़ यू लाइक इट, share it and subscribe my channel also. Thank you viewers.